हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आदर्श वाजपेयी आज आपके सामने फेडरलिज़म का पार्ट 2 लेकर आया हूं। जैसा कि आपने पार्ट 1 में पढ़ा फेडरलिज़म की डिफिनीसन क्या है और टाइप्स ऑफ फेडरलिज़म क्या होते हैं। इंडिया एक फेडरल कंट्री है। अब दूसरा यहाँ पर टॉपिक है हाउ इज़ फेडरलिज़म प्रैक्टिस्ड, फेडरलिज़म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होते हैं, ठीक है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन क्या है और लैंग्वेज पॉलिसी क्या है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर बताया गया है कि जो फेडरलिज़म है, ठीक है, दो बातें होती हैं। एक होता है फेडरलिज़म, एक होता है सक्सेस फेडरलिज़म। सक्सेस की जब भी बात करी जाए तब वहाँ पर बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ जाता है। जैसे हमने बोला कि कोई फुटबॉल खेलता है, ठीक है, फुटबॉलर है, और एक सक्सेस फुटबॉल प्लेयर है। फुटबॉल प्लेयर और सक्सेस फुटबॉल प्लेयर में बहुत ही डिफरेंस आ जाता है। मीनिंग ये हुई कि फेडरलिज्म डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। वहाँ का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पर क्या करता है, फेडरलिज्म डिपेंड करता है, फेडरेशन सिस्टम डिपेंड करता है। अब इसे तीन अलग अलग पार्टों में हम पढ़ेंगे। सेंट्रल स्टेट रिलेशन क्या है, लैंग्वेज पॉलिसी क्या है और लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या है। देखिए सबसे पहले हम बात करें लैंग्वेज पॉलिसी की, तो आप जानते हैं हमारी कंट्री में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पर कोई भी नेशनल लैंग्वेज किसी भी टाइप की नहीं बनाई गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है उसे क्या बताया गया है, हिंदी बताया गया है, और 21 क्या है और अदर लैंग्वेज है, ठीक है। और जो भी स्टेट है, जैसे आप जानते हैं बहुत सारे अलग अलग स्टेट हैं, उन स्टेट की अपनी अलग ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे गुजरात की हम बात करें, गुजरात की कौन सी है, गुजराती है, ठीक है। तमिलनाडु की हम बात करें तो वहाँ पर कौन सी है, तमिल है, ठीक है। महाराष्ट्र की हम लोग बात करें तो मराठी है। तो हर स्टेट की अपनी एक अलग लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ऐसा क्यों कि इंडिया में कोई भी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं है? इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इस डाइवर्सिटी को हम रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पर किसी भी लैंग्वेज को हमने नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है, क्योंकि हर स्टेट की अपनी अलग अलग लैंग्वेज है। इसीलिए हम इस डाइवर्सिटी का सम्मान करते हैं कि भारत एक विविधताओं वाला देश है। इसीलिए यहाँ पर किसी को भी नेशनल लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज को नहीं बनाया गया। दूसरी बात, जो भी डिबेट है वो हिंदी और इंग्लिश के लिए चलती है। मतलब हिंदी को कोई ये नहीं कहता कि हिंदी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश को भी प्रेफरेंस लोग देते हैं कि हाँ इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड के लेवल पे इंग्लिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, ठीक। इसलिए हिंदी और इंग्लिश में डिबेट एक तरीके की चला करती है। ये है लैंग्वेज पॉलिसी कि फेडरलिज्म यहाँ पर प्रैक्टिस किया जा रहा है। यहाँ पर हम ये मानते हैं कि फेडरलिज्म है, ठीक है। दूसरी बात करें हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स की, एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 1947 तो हम बोल सकते हैं 220। मतलब जो भी स्टेट का डिवीज़न है ये 1947 में आपको पता होना चाहिए। जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पर सिर्फ 14 स्टेट्स थे। कितने थे? 14 स्टेट थे, ठीक है। और अब इसी तरीके से स्टेट का डिवीज़न होता जा रहा है और बहुत सारे स्टेट 29 स्टेट आ चुके हैं। तो ये बोल सकते हैं 1947 से 220 तक 2020 तक क्या है, स्टेट का डिवीज़न चलता है। इवोल्यूशन हुआ है स्टेट के क्षेत्र में, ठीक है। जो भी प्रदेश हैं उनमें क्या है, इस पीरियड में 1947 से अब तक हम बोल सकते हैं प्रेजेंट टाइम तक स्टेट में क्या है, एक तरीके का इवोल्यूशन हुआ, चेंज होते रहे। इन स्टेटों को हमने अलग अलग कल्चर पे, अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पे हमने क्या कर दिया है, स्टेट को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। जिसलिए कि कंट्री में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जिस कल्चर की, जिस ग्रुप की एक जैसी लैंग्वेज है उसे हमने एक अलग स्टेट बना दिया है। जिसका अलग कल्चर है, जैसे नागालैंड की बात करें तो उसे हमने क्या कर दिया है, एक स्टेट बना दिया है। क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इज लिंग्विस्टिक। जो लैंग्वेज के बेसिस पे हम क्या करते हैं, स्टेट को क्रिएट करते हैं। क्रिएशन ऑफ स्टेट, स्टेट को जो बनाया जाता है लैंग्वेज के बेसिस में, वही क्या है, लिंग्विस्टिक्स। तो देखिए हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, कैसे फेडरलिज्म को हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। लैंग्वेज पॉलिसी आपको पता चल गई, और लिंग्विस्टिक स्टेट्स की मीनिंग क्या है, लैंग्वेज के बेसिस पे डिबेट करना। लास्ट है सेंटर और स्टेट रिलेशन, ठीक है। बात करें सेंटर और स्टेट रिलेशन की, तो यहाँ पर क्या बताया गया, देखिए सबसे पहले आपसे बताया गया पावर शेयरिंग अरेंजमेंट वर्क ऑन द हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड द लीडर्स फॉलो द अरेंजमेंट, ठीक है। कि जो भी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है, वर्क ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो द अरेंजमेंट, जो भी अरेंजमेंट बनाया गया उसको कैसे रूलिंग पार्टी और जो उसके लीडर्स हैं उसे फॉलो करते हैं। अब देखिए कुछ नई बात आपको पता चलेगी। जब पहले
देश आज़ाद हुआ उस टाइम पर वन पार्टी सिस्टम हुआ करता था, ओनली कांग्रेस पार्टी थी। जब 1980 तक दूसरी पार्टी आने लगी, ठीक है, स्टेट पार्टी जब आने लगी, हम ये बोल सकते हैं जब वन पार्टी डोमिनेंस होता था तब निग्लेक्टेड था फेडरलिज्म, ठीक। उस टाइम पे हम फेडरलिज्म नहीं बोल सकते थे, निग्लेक्ट था, बहुत ही कम हुआ करता था, एकदम ना के समान। लेकिन जब रीजनल पार्टी आने लगी, स्टेट की अलग अलग पार्टी बनना स्टार्ट हो गई, जैसे आपको पता है इस टाइम पर 200 से भी ज़्यादा पार्टी हमारी कंट्री में, जब बहुत सारी पार्टी बनना स्टार्ट हो गई, ठीक है, रीजनल पार्टी कम इन पावर में आने लगी, सत्ता में आने लगी, तब क्या हुआ, उससे कोलिजन गवर्नमेंट बनने लगी। कोलिजन गवर्नमेंट की मीनिंग ये है कि एक कोई पार्टी जो पूरे सेंट्रल में है और कोई स्टेट की पार्टी के साथ गवर्नमेंट बनाती है। जब दो पार्टी बनाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट में क्या होता था, जो रीजनल पार्टी थी या जो स्टेट्स थे उनके पास भी पावर आ जाती थी, ठीक है। कोई भी नया डिसीजन बनाना है तो उसके साथ सेंटर के साथ रीजनल पार्टी को भी एक होना चाहिए, रीजनल पार्टी भी उसके साथ में होनी चाहिए, और जो स्टेट बोलेंगे वो सेंट्रल के साथ आपको करना होगा। द पार्टी रूल्ड एट द सेंटर अंडरमाइन स्टेट पार्टी, ठीक है, जो भी पार्टी रूल करती थी उसे स्टेट पार्टी भी उसके साथ होती थी, ठीक है। न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग चेक ऑन द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स इंक्रीज, ठीक है। जो नया कल्चर था पावर शेयरिंग का वो चेंज हो गया, ठीक है, पावर शेयरिंग होने लगी। दूसरी बात, चेक ऑन द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, उस पर एक तरीके का चेक लगा सकते थे जो भी क्या थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के बाद जो भी स्टेट की पार्टी बन के आ रही थी वो क्या कर सकती थी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उस पर एक तरीके का चेक लगा सकती थी, क्वेश्चन कि अगर कोई भी नया रूल बना रहे हैं तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी एक साथ होना चाहिए था। अब देखिए इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन की मीनिंग क्या है, ठीक है। When power is taken away from the central and state government, it is called decentralization। देखिए हमने आपको बताया है कि जो भी विलेज होते हैं, ठीक है, विलेज के लेवल पे पावर को डिवीजन करना, लोकल गवर्नमेंट को पावर देना ही डिसेंट्रलाइजेशन है। जैसे पावर जो सेंट्रल और स्टेट के पास होती है उसी को क्या करते हैं हम, अगर लोकल गवर्नमेंट को दे दे, ठीक है, थोड़ी थोड़ी पावर सेंट्रल और स्टेट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दे तो इसी से क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक। इसे क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन ही क्या है, पावर को ट्रांसफर करना, लोकल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर को लेकर लोकल गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर को लोकल गवर्नमेंट में देना, इसी को क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम देखते हैं मेजर स्टेप्स टेकन टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन इन 1992, कि 1992 में जब डिसेंट्रलाइजेशन आया, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइजेशन की मीनिंग आप समझ चुके हैं, बताइए डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को भी दे दी जाती है, ठीक है। अब आप को एक क्वेश्चन पता होना चाहिए कि इसकी नीड क्या है, कि जब स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, जिसे बोला जाता है टू टायर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, टू टायर ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है इंडिया में, तब क्या जरूरत थी, इसकी क्या नीड थी कि लोकल गवर्नमेंट को भी कुछ पावर दे दी जाए। इसकी नीड ये थी क्योंकि जो लोकल विलेज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, हम बोल सकते हैं ये जिला परिषद से रिलेटेड, ठीक है, ग्राम पंचायत से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उन्हें लोकल गवर्नमेंट ही क्या कर दे, सॉर्ट आउट कर दे, ठीक है। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की ना नीड पड़े। जो भी ग्राम पंचायत की नीड है, जो भी आवश्यकताएं हैं उन्हें लोकल गवर्नमेंट ही कंप्लीट करें, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है उसे लोकल गवर्नमेंट ही देखे, इसीलिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट को कुछ पावर दे दी, ठीक है, 1992 में जब डिसेंट्रलाइजेशन। अब हर स्टेट में अलग अलग तरीके से है। जैसे एक स्टेट की बात करें केरला में लोकल गवर्नमेंट को कुछ ज़्यादा ही पावर दी गई एक्स्ट्रा, ठीक है। हर स्टेट के पास इसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट को उसने कुछ पावर दी है। अब देखिए मेजर स्टेप टेकन टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन इन 1992। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड इलेक्शन रेगुलरली। पहले इलेक्शन के लिए, जो भी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है उनके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं होता था, कभी 10 ईयर पे होते थे, कभी 8 ईयर पे, 1 ईयर पे, 2 ईयर पे। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम बना दिया गया कि हर 5 साल पे 5 ईयर में इलेक्शन होंगे वहाँ पर रेगुलरली। कहाँ पर, लोकल गवर्नमेंट की, ठीक है, जो भी ग्राम प्रधान के लिए इलेक्शन होते हैं,
ठीक है, लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट में बहुत सारे इलेक्शन होते हैं, ना कि सिर्फ ग्राम प्रधान। सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर SC ST और OBC। ठीक है, SC ST और OBC के लिए क्या किया गया, कुछ नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व कर दी गई। आपको पता है कि लोकल गवर्नमेंट में वोमेन को भी कुछ रिजर्वेशन दिया गया है। 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व्ड फॉर द वोमेन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जब जेंडर रिलीजन आप कास्ट पढ़ेंगे तब आपको वहां पढ़ाया जाएगा। 1/3 सीट क्या कर दी गई, वोमेन के लिए भी रिजर्व कर दी गई लोकल गवर्नमेंट में। ठीक है, ये एक तरीके से उन्हें राइट दिया गया था। ठीक है, और SC ST OBC को भी क्या कर दिया गया, कुछ सीट रिजर्व कर दी गई। एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड ऑन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन। और क्या कर दिया गया, इलेक्शन कमीशन को उसके लिए सेटअप कर दिया गया, क्रिएट किया गया। ठीक है, बनाया गया हर एक स्टेट में कि वो क्या कर रहा है, अपने स्टेट के जो भी पंचायत कंडक्ट कराएगी, पंचायत और म्युनिसिपल जो भी इलेक्शंस होंगे। स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट बॉडी। अब देखिए इसकी नीड क्या है। जैसे कोई एक विलेज है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि लोकल गवर्नमेंट को क्यों पावर दी गई, इसकी क्या नीड थी। कोई एक विलेज है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इस पे रूल करता, ठीक है, उसके पास ही होता, पावर को शेयर ना किया जाता। उसने एग्जाम्पल पे हमने बोले कि उसने जितने भी विलेज थे सबको 10 लाख रुपए दिया। किस लिए दिए 10 लाख रुपए, वाटर के लिए, कि हर गांव में 10 लाख रुपए दिए गए हैं कि वहां पर वाटर की जल आपूर्ति कराई जाए। पावर अगर शेयर नहीं थी, लोकल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं थी, 10 लाख रुपए यहाँ पर आएंगे, हो सकता है यहाँ पर पहले से ही पानी की अधिकता हो, इस विलेज में वाटर की कोई भी नीड ना हो। ठीक है, लेकिन पावर अगर शेयर होगी, लोकल गवर्नमेंट के पास पावर होगी, ठीक है, जो भी वहाँ का प्रेसिडेंट होगा, जो भी वहाँ का प्रमुख होगा, हम बोल सकते हैं, जब उसको ये पैसे मिलेंगे तो हो सकता है वो दूसरे वर्ग में इसको यूज कर दे। क्यों, क्योंकि वो जिस विलेज में रहता है वो बहुत ही अच्छे से जानता है कि यहाँ पर किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ की नीड नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, पावर को शेयर किया और लोकल गवर्नमेंट को कुछ पावर दे दी। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, रूरल लेवल पे जो भी गवर्नमेंट है जिन्हें हम पंचायत राज बोल सकते हैं। ठीक है, विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज क्या हम बोल सकते हैं, ग्राम पंचायत। ठीक है, जो विलेज होती है उसी को क्या बना देते हैं, ग्राम पंचायत है, छोटे छोटे गांवों का एक समूह जिसे हम ग्राम पंचायत बनाते हैं। ग्राम पंचायत की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, जो भी एडल्ट पॉपुलेशन है, जो भी वहाँ की जनसंख्या होती है गांव में, ठीक है, जिन लोगों के पास राइट है वोटिंग, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट ग्राम पंचायत को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है, जैसे हम प्रधानमंत्री को नहीं बोल सकते कि हम डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, ठीक, लेकिन ग्राम पंचायत डायरेक्टेड इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन, जो भी उस ग्राम की, जो भी उस विलेज की पॉपुलेशन है जिन्हें वोटिंग राइट है, वो क्या करते हैं, ग्राम पंचायत को इलेक्ट करते हैं, ग्राम प्रधान को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो बहुत सारी छोटी छोटी ग्राम पंचायतें होती हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, पंचायत समिति। ठीक है, जैसे हमने बनाया छोटी छोटी, ये क्या है सब, ये ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है, ये सब मिलकर क्या बना देती है, एक बड़ी सी पंचायत बना देती है, पंचायत समिति जिसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बहुत सारी ग्राम पंचायतें मिलकर पंचायत समिति बनाती हैं, और बहुत सारी पंचायत समिति मिलकर क्या बना देती हैं, जिला परिषद बना देती हैं। जो जिला परिषद का मेन होता है उसे ही क्या बोला जाता है, चेयर पर्सन बोला जाता है। ठीक है, जिसके लिए एनुअल बजट क्या किया जाता है, अप्रूव किया जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, फेडरलिज्म से रिलेटेड। ये सारे पॉइंट आपको लगभग पता होने चाहिए। ठीक है, MPs एंड MLAs ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर आल्सो इट्स मेंबर, इसी के सब मेंबर होते हैं। ठीक है, जो भी अर्बन लोकल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो जो हेड होता है उसे क्या बोलते हैं, मेयर बोला जाता है। जो टाउन्स में होता है उसे म्युनिसिपैलिटीज बोल सकते हैं, हेड म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन होता है। ठीक है, बिग सिटीज में क्या होता है, म्युनिसिपैलिटी कारपोरेशन होता है। आपने शुरुआत से जितने भी टॉपिक पढ़े हैं फेडरलिज्म में, ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से आने चाहिए। इन पॉइंटों को क्या करना है, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है। शुरुआत से आपने जो भी पढ़े हैं सारे टॉपिक आपको पता होने चाहिए, क्योंकि बोर्ड में इसी तरीके के आपको क्वेश्चन लगभग मिलने वाले हैं। थैंक यू क्लास।